अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दिन मुमताज़ और आप देख रहे हैं तफ़्तीर ऑनलाइन। क्या हम एलियन लाइफ को सही तरीके से ढूँढ रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि कई साइंसदानों ने अब उठा दिया है। इनमें से एक साइंसदान जिनका नाम है एवी लॉयड जो कि थ्योरेटिकल फिज़िसिस्ट हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। उन्होंने ये कहा है अपनी किताब बुक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में कि शायद हम सही तरीके से ज़िंदगी को ढूँढ नहीं पा रहे। क्योंकि आज से कई साल पहले 1950 में एनरिको फर्मी ने एक सवाल उठाया था। एनरिको फर्मी बहुत बड़े साइंसदान थे और फर्मी पैराडॉक्स के बारे में आपने सुना ही होगा कि हमारी कायनात इतनी बड़ी है कि इसमें जगह जगह पर जिंदगी होनी चाहिए, लेकिन फिर हमें जिंदगी मिलती क्यों नहीं है। यही वो पैराडॉक्स है जिस पर आज तक हम गौर कर रहे हैं। जब हम कायनात में जिंदगी ढूंढने के लिए निकले तो जो सबसे पहले हमें सहारा दिया वो रेडियो सिग्नल्स का था। हम रेडियो सिग्नल्स को पिछले 70 सालों से ट्रैक कर रहे हैं और उन रेडियो सिग्नल्स की मदद से हम जिंदगी के आसार तलाश कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम अपने घर में बैठे इंतजार कर रहे हैं कि हमारा पड़ोसी हमें फ़ोन करके खुद बताएगा कि जी मैं इस घर में आ गया हूँ। हमें कुछ और तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि किस तरीके से हम अपने पड़ोसी को अपने साथ पड़े खाली घर में आए हुए पड़ोसी को डिटेक्ट कर सकें। मैं आपको यहाँ पर एक घर दिखा रहा हूँ जो कि मेरे पड़ोस में है, फर्ज कीजिए। और अगर इस घर में कोई आता है तो मुझे कैसे पता चलेगा? एक तरीका ये है कि लाइट से पता चल जाएगा, लेकिन अगर मैं दिन में देख रहा हूँ तो फिर लाइट से पता नहीं चलेगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आवाज़ से पता चल जाएगा, लेकिन अगर मैं बहुत दूर बैठा हूँ तो आवाज़ से भी नहीं पता चलेगा। ये वो तरीके हैं जिनकी मदद से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कामयाबी नहीं हो रही। हाँ, एक तरीका और हो सकता है और वो तरीका मैं अपने बचपन से लाया हूँ, क्योंकि कई मर्तबा ऐसा होता था कि हमारे घर में एक टेनिस बॉल गिर जाती थी और हमें अंदाज़ा होता था कि साथ वाले घर में या तो कोई खेल रहा है या भी नया पड़ोसी आ चुका है। उस टेनिस बॉल से हमें अंदाज़ा हो जाता था कि इस घर में नए मकीन आ चुके हैं। तो क्या ऐसी टेनिस बॉल हमें एलियंस की तरफ से नहीं मिल रहे? मैं आपको लेकर चलता हूँ ओumuamua की तरफ, जिसे हमने 2017 में डिटेक्ट किया। ये एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, जिसे हम समझते हैं कि ये बाहर के किसी सोलर सिस्टम से आए। इसकी शक्ल लंबी है, सिगार जैसी है। और कैसे पता चला? जब हमने रोशनी को देखा जो कि इससे रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो हमें पता चला वो बहुत तेज़ी से बदल रही है। 10 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है बनिस्बत एक आम एस्ट्रॉयड के या मेटेरॉयड के। जब ये ज़मीन के पास से गुजरा था तो इसका साइज़ एक फुटबॉल के फील्ड जितना था। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि ये सूरज की ग्रेविटी को भी नज़रअंदाज कर रहा था। ये वो सारे शवाहिद थे जिसकी बेसिस पर बताया गया ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम का नहीं है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मेटेरॉइड्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, तो एस्ट्रॉइड्स की टेल्स होती हैं, उसमें गैस होती है, डस्ट होती है। और जो सूरज के गिर्द जब वो आता है तो सूरज उसको अपनी ग्रेविटी के हिसाब में नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर ना तो कोई गैस नजर आई उन में, ना ही कोई डस्ट नजर आई। तो फिर क्या ऐसी चीज थी जो इसे इतनी तेजी से पुश कर रही थी कि ये सूरज की ग्रेविटी के असर ने भी नहीं आया, बल्कि उससे होता हुआ हमारे सोलर सिस्टम से होता हुआ आगे चला के। आपका ये ख्याल हो सकता है इसको रोशनी या एनर्जी दे रही हो, क्योंकि हमने सोलर सेल्स बनाए हैं, ऐसे काइट्स बनाए हैं, ऐसे पतंग बनाए हैं जो कि बाहर सोलर सिस्टम के बाहर ट्रेवल करेगी और सूरज की रोशनी से उन्हें ड्राइविंग फोर्स मिलेगी। लेकिन ओumuamua का वजन इतना ज़्यादा था कि वो एक सोलर सेल नहीं लग रहा था। चलिए मैं आपको एक और तरफ लेकर चलता हूँ, वो है टेस्ला की कार जो कि स्पेस में छोड़ी गई। इस कार को स्पेस में छोड़ा गया और ये सोलर सिस्टम का एक हिस्सा बन चुकी है। ये सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही। मैं आपको यहाँ पे इसका ऑर्बिट पे दिखा रहा हूँ। फर्ज कीजिए आज से 20 मिलियन साल, 2 करोड़ सालों के बाद यही कार जमीन पर आकर गिरती हैं, तो ये इतनी डिग्रेड हो चुकी होगी तो हमें इसके छोटे छोटे पीसेस मिलेंगे। और जब उन पीसेस को एनालाइज किया जाएगा तो हमें पता चलेगा कि ये सिंथेटिक मटेरियल है। ये हो सकता है नेचुरल मटेरियल ना हो, और हमें अंदाजा होगा कि ये कहीं और से है, ये हमारे सोलर सिस्टम का बना हुआ नहीं है।
बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हमने ओumuamua को डिटेक्ट किया है, हमने कुछ तारों में एक और कॉमेट को भी डिटेक्ट किया जिसे बोरिसोव कहा जाता है। बोरिसोव 2019 में आया और ये भी बहुत तेजी से मूव करता हुआ हमारे सोलर सिस्टम से निकल गया। इसे जब देखा गया तो पता चला ये हमारे सोलर सिस्टम का ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से मटेरियल्स हैं, ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में आ रहे हैं। ऐसी बहुत सी टेनिस बॉल्स हैं जो कि हमारे घर से आती हैं, घर में आती हैं, टिपक आगे निकल जाती हैं, लेकिन उनको देख के हम ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहे कि क्या हमारे पड़ोसी आ चुके हैं या नहीं आ चुके। मैं आपको लेकर चलता हूँ हार्वर्ड के एक प्रोजेक्ट की तरफ जिसे प्रोजेक्ट गैलीलियो कहा जाता है। पुराना प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट नहीं है, जो कि पिछले कई सालों से दिन रात 24/7 आसमान को देख रहा है और बहुत से ऐसे गैजेट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं आसमान को देखने के लिए, ताकि हम देख सकें कि आसमानों पर किस किस्म की चीज़ें हमें नज़र आ रही। इन्होंने लाखों मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को देखा, उसमें बर्ड्स भी थे जिन पर शक पड़ा भी शायद ये कोई बाहर से चीज़ आई है, बैलून्स थे, सैटेलाइट से बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी गई हैं, लेकिन आज तक इन्हें जो सबसे कभी शवाहिद मिले हैं किसी ऐसी चट्टान के, किसी ऐसे पत्थर के जो बायस है, वो इन्हें मिले हैं 2023 में। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक इंटरस्टेलर मीटियोर की तरफ जो कि पैसिफिक ओशन में गिरा, और जब ये पैसिफिक ओशन में आके गिरा तो उसी वक्त काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बातचीत होना शुरू हो गई कि लगता है कि इसकी स्पीड इतनी है कि ये बाहर की किसी सोलर सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि ये हमारे इर्द गिर्द सोलर सिस्टम से इर्द गिर्द जितने भी सूरज सितारे मूव कर रहे हैं, उनमें से 95% सितारों से ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा था। इसके मेटल पीसेस हमें पैसिफिक ओशन में मिले, जिस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है, लेकिन साथ साथ एक और ऑब्जर्वेशन भी देखी थी कि जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ तो बहुत नीचे आके एटमॉस्फेयर के ये एक्सप्लोर हुआ। अमूमन जो मेटेओराइट्स, कॉमेट्स बाहर से आते हैं वो हमारी एटमॉस्फेयर के ऊपर के हिस्से से में ही फ्रिक्शन की वजह से एक्सप्लोड कर जाता है, लेकिन ये सिर्फ ज़मीन से 90 किलोमीटर ऊपर के एल्टीट्यूड पर आकर इसने एक्सप्लोड किया, जिससे पता चलता है कि इसको ऐसे मटेरियल से बनाया गया हो जो कि लोहे से ज़्यादा ताकत रखती है। तो लोहे के मटेरियल्स जो आके जिनमें लोहा होता है वो हमारे पास गिरते हैं तो वो पहले ही एक्सप्लोड कर जाते हैं। एविराज साहब और उनका क्रू इस मटेरियल के जो बाकियात हैं उनको देने के लिए पैसिफिक ओशन पहुंच गया। मैं आपको यहाँ पर उनका क्रू भी लिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं किस तरीके से वो बड़े बड़े मैग्नेट्स के साथ इसके जो ज़रात हैं, जो बाकियात हैं, उनको उठाने की कोशिश करें, उनको कामयाबी भी हुई। उन्होंने आपको छोटे छोटे मेटल स्फीयर्स लिए, मैं आपको यहाँ को मेटेलिक स्फीयर्स दिखा हूँ, छोटे छोटे मेटेलिक स्फीयर्स हैं जो कि उनके पास आ गया। फिर उसके बाद उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च शुरू की, इसकी मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी की और इसके मटेरियल को, इसकी कंपोजिशन को, इसमें जो केमिकल्स हैं उनको देखने की कोशिश की और आहिस्ता आहिस्ता वो इस नतीजे पे पहुंच गए कि इसकी तकरीबन इसमें जितने भी हमें ज़रात हैं 90% ज़रात ऐसे हैं जिनकी कंपोजिशन बिल्कुल वही है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में अगर कोई मटेरियल आके गिरता है तो उसकी होगी। लेकिन 10% ऐसे छोटे छोटे इन्हें मोल्टन स्फीयर्स मिले हैं जिनकी कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में नहीं बन सकती। अब ये 10% स्फीयर कहाँ से आए हैं? उन्होंने जब इन 10% स्फीयर्स की मुख्तलिफ किस्म की मेटल्स की कम्बिनेशन देखी तो उन्हें ये पता चला कि इनमें उन मेटल्स की जो कॉम्बिनेशंस हैं, जो रेशियो है वो बहुत डिफरेंट है, और उस वजह से ये मटेरियल अगर तो नेचुरली बना है तो ये हमारे सोलर सिस्टम ने नहीं बना, बल्कि ये किसी साथ के ड्वार्फ सूरज सितारे के गिर्द बना है। अगर आप ड्वार्फ सितारे के बारे में नहीं जानते तो मैं बताऊं कि हमारी कायनात में ज़्यादातर सितारे ड्वार्फ सितारे हैं, ड्वार्फ स्टार्स हैं, जो कि हमारे सूरज से 10% उनका साइज होता है, लेकिन वो सैकड़ों गुना ज़्यादा डेंस होते हैं। और अगर ज़मीन जैसा कोई प्लैनेट उनके पास जाने की कोशिश करता है तो वो बड़े धमाके के साथ फटता है, उसको स्पैकेटाइज कर देते हैं और वहाँ से हमें ऐसे मटेरियल मिल सकते हैं जो कि स्पीड के साथ और इस कंपोजिशन के साथ हम तक आए। ये कहना है एमी लॉयड का। एमी लॉयड का ये भी कहना कि हो सकता है ये नेचुरल प्रोड्यूस्ड मटेरियल ना हो, बल्कि ये सिंथेटिक आर्टिफिशियल मटेरियल हो, जिस तरीके से हम अपनी ज़मीन पर स्टेनलेस स्टील बनाते हैं और बहुत से ऐसे मटेरियल्स बनाते हैं। तो अगर ये सिंथेटिक मटेरियल है तो इसका मतलब ये है कि हमें फिर और ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इस मटेरियल का माखज़ या कोई बड़ी
बड़ा टुकड़ा ढूंढ लेंगे, हमें लोगों को कन्विंस करने में आसानी होगी कि ये वो बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसका ये छोटा सा किस्सा है। इसलिए आप वो फ्यूचर में अगली एक्सपीडिशंस की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ आप हम आसमान को बहुत गौर से देख रहे हैं। हम साउदर्न स्काईज को बहुत गौर से देखने के लिए 2025 में एक ऑब्जर्वेटरी लॉन्च करें, जिसे रूबन ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है, कि उस वक्त बन रही है। उसके बहुत बड़ा कैमरा बनाया जा रहा है। ये ऑब्जर्वेटरी एक हफ्ते में 4 मरतबा आसमान को देखेगी, और इस पर जो कैमरा लगा हुआ है उस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि वो दुनिया का सबसे जदीद और सबसे बड़ा कैमरा है, 3.2 बिलियन पिक्सल्स का। अगर आप इस कैमरे की पावर का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आज के आईफोन से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल कैमरा। और इसका काम यह है कि इसने ओumuamua और दूसरे ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखना है, और देखकर उनकी तस्वीरें लेनी है और उन पर रिसर्च करनी है, ताकि हमें पता चले कि वो टेनिस बॉल जो बार बार हमारे सोलर सिस्टम में आ रही है वो कहाँ से आ रही है, ताकि हम अपने पड़ोसियों की निशानदेही कर सके और सही समय में उनको ढूंढ सके। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तथ्य इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।